हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशंस। इस वीडियो में हम EMRS जो पीजीटी फिज़िक्स का 2023 में जो पेपर हुआ था उसके फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो EMRS पीजीटी फिज़िक्स में आए थे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट, मतलब इन चार साइंटिस्ट में से नेम्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब इन चारों में से किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये तो क्या है, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट बेस्ड मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए कि टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी ड्यूफे ने। ड्यूफे साइंटिस्ट का नाम है, उसने कहा था दो तरह के चार्ज होते हैं और उनके नाम्स किसने दिए थे, उसके नाम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो डी होगा, कि इसमें यही पूछ रहा है कि इन साइंटिस्ट में से किसने इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये भी पता लग गया कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, ये किसने बताया था, ड्यूफे ने, और नामकरण किसने किया था उसका, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन रिलेशन ए इक्वल टू बी की पावर पी सी की पावर क्यू द क्वांटिटीज ए बी सी आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ न्यूटन पर किलोग्राम सेकंड क्यूब मीटर मीटर स्क्वेयर सेकंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि ए की यूनिट ये है, बी की यूनिट ये है और सी की यूनिट ये है। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी। हमें ए की यूनिट क्या दे रखी है, न्यूटन kg-1 सेकंड की क्यूब। तो अगर हम ए का डायमेंशनल फॉर्म देखो, ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से होगा। डायमेंशनल एनालिसिस से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा। तो ये न्यूटन जो है वो फोर्स का होता है, तो फोर्स की क्या होती है, mlt-2। किलोग्राम मास होता है तो m की पावर -1 और s टाइम होता है तो t की पावर 3। अब देखो कैसे मैंने यूनिट को डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। ए की यूनिट देखो, कह रहा है द क्वांटिटी ए बी एंड सी आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो रिस्पेक्टिवली मीन्स ए की यूनिट ये है, बी की यूनिट ये है और सी की यूनिट ये है। तो ए की यूनिट ये है तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। किलोग्राम मास की यूनिट होती है तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m। तो यहाँ से अगर हम m और m तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, l बचेगा और t की पावर -2 और t की पावर 3 एक t बच जाएगा। ऐसे ही b की यूनिट क्या थी, b की यूनिट है मीटर सेकंड स्क्वायर ms2। तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, मीटर लेंथ है तो l, टाइम का स्क्वायर, सेकंड टाइम होता है तो t का स्क्वायर। c की यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर s-1। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा, मास m क्या है, मीटर, और मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ है तो l का स्क्वायर। सेकंड टाइम की यूनिट है तो t की पावर -1। तो ये सभी के हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, a का डायमेंशनल, b का और c का। अब हमें देखो ये पता है कि a बराबर किसके है, a बराबर है b की पावर p एंड c की पावर क्यू। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर जो फिजिकल क्वांटिटी ये होगी वही फिजिकल क्वांटिटी ये होगी। तो इसका मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला LT है तो b की पावर c इंटू सी की पावर क्यू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, L इंटू में T। तो b का हमें पता है, b का क्या है, LT की पावर 2
और इसकी पावर p, और c का क्या है आपका l स्क्वायर t की पावर -1 इसकी पावर q इक्वल टू एल टी। यहाँ से अगर हम l की पावर p, l की पावर 2q, तो l की पावर p प्लस 2q हो जाएगी। t की पावर 2p माइनस t की पावर 2p, और यहाँ पे t की पावर माइनस क्या है, तो t की पावर 2p माइनस क्या हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, lt के। अब देखो l की पावर p प्लस 2q है और t की पावर 2p माइनस क्या है, किसके बराबर है, lt के। ये कैसे किया समझ गए, l की पावर p आएगी और t की पावर 2p आएगी। यहाँ से l की पावर 2 और q की मल्टीप्लाई हो जाएगी l की पावर 2q, और t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस q। तो l वाली पावर्स को जोड़ दिया और t वाली पावर को जोड़ दिया। अब देखो दोनों साइड पावर्स को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर बोथ साइड्स पावर्स को अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे l की पावर p प्लस 2 क्या हुआ है और यहाँ पर l की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ से क्या होगा, p प्लस 2 क्या हो, किसके बराबर आएगा, 1 के, और 2p माइनस क्या हो, किसके बराबर आएगा, 1 के। l की पावर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पूरी पावर क्या होगी, 1 के बराबर। ये भी पूरी पावर किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके p की वैल्यू निकालनी होगी और q की वैल्यू निकालनी होगी। अगर हम एक काम करें, यहाँ से p निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, या फिर मतलब आपको बहुत सारे मेथड आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड आता है, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो मतलब एक मेथड हम कर लेते हैं। तो यहाँ से p देखो किसके बराबर आएगा, p किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 2q, और ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, 2 इंटू में 1 माइनस 2q माइनस का q इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, 2 माइनस का 4q और माइनस का q इक्वल टू 1। तो 2 माइनस 5q इक्वल टू 1। ये 5q उस साइड चला जाएगा, तो 5q किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 1, ये 1 इस साइड आ जाएगा। तो q कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, ये तो 1 आ गया, तो ये 1/5। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, और q की वैल्यू 1/5 इसमें पुट कर दो, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 2 गुणा में 1/5, तो 1 माइनस 2/5 यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 तो 3/5। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5, और q की वैल्यू क्या थी, 1/5। तो अगर हम हमारे क्वेश्चन में जाए, पहले किसका वैल्यू पूछ रहा है, p का, और बाद में किसका पूछ रहा है, q का, और p की वैल्यू कितनी आई थी, 3/5, और q की वैल्यू कितनी आई थी, 1/5। तो ये देखो a आंसर इसका करेक्ट होगा। पहले वैल्यू p की पूछ रहा है 3/5, बाद में वैल्यू q की पूछ रहा है 1/5, तो इसका आंसर जो होगा वो a इज द करेक्ट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रांजिशन शोन बिलो इन अ हाइड्रोजन एटम। हमें पता है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में सीरीज बनती है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफन सीरीज। तो ये कह रहा है ये जो रेडिएशन निकल रही है ये किस सीरीज में बिलोंग करेगी। द ट्रांजिशन शोन बिलो इन एन हाइड्रोजन एटम्स गिव्स राइज टू ए रेडिएशन दैट बिलोंग टू, मतलब यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी ये रेडिएशन किस सीरीज की निकलेगी, किस सीरीज की ये रेडिएशन निकलेगी। अब देखो, अब हमें पता है कि अगर ये n इक्वल टू 1 होता है, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, अगर इसमें हो n इक्वल टू 1 में जितने भी ट्रांजिशन हो उससे कौन सी सीरीज बनती है, लेमन सीरीज। लेकिन अगर n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो, n इक्वल टू 2 में अगर ट्रांजिशन हो तो कौन सी सीरीज बनती है, बाल्मर सीरीज। तो अब देखो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में, n इक्वल टू 1
n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो देखो आ कहाँ रहा है, n इक्वल टू 2 में। आए चाहिए कहीं से, ये 3 से आ रहा है, 4 से भी आ सकता था, 5 से भी आ सकता था, लेकिन फाइनली वो किस में आ रहा है, n इक्वल टू 2 में। और जब भी कभी n इक्वल टू 2 में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो तब जो रेडिएशन निकलती है वो बाल्मर सीरीज की निकलती है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इससे आगे अगर 3 में आ रहा होता तो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज होती, पास्चन सीरीज। और फिर अगर 4 में आ रहा होता तो ब्रैकेट सीरीज होती, अगर 5 में आ रहा होता तो पफन सीरीज होती। मीन्स हमें ये पता लग गया कि n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तब जो फोटोन निकलेगा, जिस एनर्जी का निकलेगा, जिस वेवलेंथ का निकलेगा, वो बाल्मर सीरीज में होगी। और अगर n इक्वल टू 1 में आ रहा होता तो लेमन सीरीज होती। इसका मतलब यहाँ पे वो 2 में आ रहा है तो यहाँ पर हमें बाल्मर सीरीज मिलेगी। और ये पता होना चाहिए बाल्मर सीरीज किस रीजन में होती है, विजिबल रीजन में होती है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि यहाँ पर जो फोटोन निकल रहा है वो किस रीजन में है, यूवी रीजन में है, विजिबल रीजन में है, आईआर रीजन में है, किस रीजन में है। तो आपको पता होना चाहिए बाल्मर सीरीज में जो रेडिएशन निकलती है वो विजिबल रीजन में निकलती है, और लेमन सीरीज में किस में निकलती है, यूवी रीजन में। और आगे जो बच गई, जो पास्चन सीरीज, पफंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, वो तीनों किस में होती है, आईआर रीजन में होती है, आईआर रीजन्स। तो वो तीनों आईआर रीजन में हमें मिलती है। एक आईआर रीजन, एक फार आईआर, एक अल्ट्रा फार आईआर। मतलब हम कह सकते हैं आईआर रीजन में हमें ब्रैकेट सीरीज, पफंड सीरीज एंड पास्चन सीरीज, ये तीनों किस में मिलती है, आईआर। लिख देते हैं पास्चन, ब्रैकेट एंड प्यूफंड सीरीज, ये तीनों किस में मिलती है, आईआर रीजन में मिलती है। लेकिन लेमन सीरीज किस में मिलती है, यूवी रीजन में। बाल्मर सीरीज किस में मिलती है, विजिबल रीजन में। तो ये हमें आगे भी एक स्टेप कर लिया जहाँ पे हमें कभी भी न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो लिखेंगे जो पास्चन सीरीज है वो हमें आईआर रीजन में मिलती है, और जो ब्रैकेट सीरीज है वो हमें फार आईआर रीजन में देखने को मिलती है, और जो हमें पफंड सीरीज है वो हमें अल्ट्रा फार आईआर, अल्ट्रा फार आईआर रीजन में हमें देखने, मतलब सभी के सभी है तो आईआर रीजन में, लेकिन ये फार आईआर में है, ये अल्ट्रा फार आईआर में है। तो ये था ये क्वेश्चंस जिसका आंसर हमें मिल तो काफ़ी टाइम पहले गया था बाल्मर सीरीज, लेकिन फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो एक्सपेंशन लिखा है, एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है गैस का। तो द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन बाय द ग्राफ बिलो, मतलब इस ग्राफ से शो कराया गया है। यहाँ पे देखो 1 से 2 जा रहा है, एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा एक्सपेंशन में। तो हम 1 से कहाँ जा रहे होंगे, 2 से 2 पे जा रहे होंगे, किसके अंदर, एक्सपेंशन के अंदर। क्या कह रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन बाय द ग्राफ बिलो, इस ग्राफ में दिखाया गया। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, तो ये जो वॉल्यूम है ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट बाय प्रेशर। मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज तो इस साइड होता है, तो हम 1 से कहाँ आ रहे हैं, 2 की तरफ आ रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम इस साइड जाने पर बढ़ेगा। और यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब प्रेशर कम होगा। ये देख लो, ये चीज़ कम कब आएगी, सॉरी ये ज़्यादा कब आएगी, जब ये कम हो जाएगी। और यहाँ ग्राफ में भी शो हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब एक्सपेंशन के अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। अब देखो V किसके इक्वल है, कांस्टेंट बाय P। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते PV इक्वल टू कांस्टेंट, और ऐसा तो किस केस में होता है, प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल
प्रोसेस में, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कह रहा है इन चारों ग्राफ में से प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कौन सा करेक्ट ग्राफ है। सबसे पहली चीज़ टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और दूसरी चीज़ 1 से 2 जाने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। 1 से 2 जाने पर हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, कम। तो इन चारों डायग्राम में हमें 1 से 2 जाते टाइम प्रेशर को तो कम करना है लेकिन टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो देखो 1 से 2 जा रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम देखो ये टेम्परेचर का है। टेम्परेचर देखो हर एक जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। और 1 से 2 जाते टाइम प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बी आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 1 से 2 देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो डी में क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन 1 से 2 जाते टाइम प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 से 2 जाते टाइम प्रेशर घट रहा है, ऐसा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 1 से 2 जाते टाइम वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर का कम होना बनता है। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है 1 से 2 जाते टाइम, और इसलिए ये करेक्ट आंसर है। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन 1 से 2 जाते टाइम प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाई है इतनी, और सिंबल का यूजुअली मीनिंग मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। इट और एन क्या है, न्यूटन है, इनका यूजुअली मीनिंग है। इट मूव्स बाय ए डिस्टेंस 3 मीटर। बॉडी ने कितनी डिस्टेंस मूव करी, 3 मीटर डिस्टेंस कवर करी अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो वर्क डन कितना हुआ ऑन द ऑब्जेक्ट पर बाय द, मतलब इस फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया ये पूछ रहा है। तो अब हमें क्या गिवन है कि जो फोर्स है वो गिवन है, कितनी है, 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 7 के कैप। और फोर्स किस में है, हमारी न्यूटन में है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 का हुआ है अलोंग पॉजिटिव वाई है। पॉजिटिव वाई में तो हम जे कैप लेते हैं ना यूनिट वेक्टर। देखो अगर वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप है और पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, और नेगेटिव वाई होता तो माइनस जे कैप लेते। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं। और अगर हमारा होता नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं माइनस का जे कैप। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में गिवन है, इसलिए हमने जे कैप लिया। डिस्प्लेसमेंट 3 का हुआ, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अब वर्क डन कितना होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होती है। अगर हमारी फोर्स कैसी हो, कांस्टेंट हो, तो अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, के कैप वालों की के कैप से। इसमें तो जे कैप है सिर्फ, तो जे कैप वालों की जे कैप से होगी, तो 3 की गुणा 7 से होगी, तो 7 ये 21 जूल। तो इसका मतलब 21 जूल है। या फिर इसको 21, फोर्स की यूनिट न्यूटन थी और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका मतलब सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियोज है, ये जो कंसेप्ट है, जो बच्चा HTET PJT फिजिक्स, KVS, NVS, DSSS भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन आता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम कंसेप्ट तो सीख रहे हैं, साथ में उनको न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करना भी सीख रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ subscribe, share and like.